अभी जो है मेंस के दृष्टिकोण से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे। और पहला टॉपिक में जो संभावित कल हम लोग डिस्कस किए थे वो है कि भारत पर अंग्रेजों की विजय, है ना। तो हम लोग का जो मॉडर्न इंडिया है, जो कल इन बातों पर हम डिस्कस किए थे, तो जो ट्रेड है वो इन चीज़ों को आधुनिक काल में जो ट्रांजिशन है उस प्रक्रिया को बदलने का काम व्यापार के माध्यम से होता है ना। भारत में जो पोर्तुगीज हैं, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के भारत के लिए वो प्रणेता हैं एक तरह से, है ना। और उन लोगों ने एक तरह से भारत में यूरोपियन कनेक्शन को रीइस्टेब्लिश किया। जो यूरोप का कनेक्शन था भारत के साथ, जो टूट गया था एक लंबे समय से, उस चीज़ को दे रिकनेक्टेड एवरीथिंग विथ इंडिया। इसमें पहले हम लोग इस टॉपिक में बीपीएससी से उस टाइप के सवाल को आज पहले देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले दृष्टिकोण से भी उसको देखेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि भारत पर अंग्रेज अधिकार करने में क्यों सफल हुए, है ना। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं कि हाँ, अंग्रेजों की सफलता के कारण, भारत के पराजय के कारण, है ना। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। इसी को हम लोग जैसे यूपीएससी में आता है तो और भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लोग सवाल पूछते हैं। और अंग्रेजों ने भारत की विजय को जब अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा तो अपने दृष्टिकोण से लिखा, क्योंकि जब आप किसी पर कब्जा करते हैं या किसी पर अधिकार आप करते हैं तो बेसिकली अनजस्टिफाइड होता है, क्योंकि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध अधिकार करने का मतलब ही हुआ कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। तो हर आदमी जो होता है अपने कब्जा करने की प्रक्रिया को सही जस्टिफाई करने का प्रयास करता है। लेकिन यह मुद्दा अंग्रेज इतिहासकारों और भारत के इतिहासकारों के बीच खासा डिबेट का कारण रहा। और अंग्रेज इतिहासकारों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि हम लोगों ने तो किसी ने कहा कि अनमयस्क तरीके से भारत पर कब्जा कर लिया, और भारत तो ऐसे बिखरा पड़ा था, उस पर जाके हमने कब्जा कर लिया। क्या भारत की परिस्थितियों ने ही हमको भारत पर कब्जा करने का मौका दे दिया? अलग अलग फिर आगे चलकर जैसे एक इतिहासकार ने कहा कि कैपिटलिस्ट ब्रिटेन वैंक्विश डिसयूनाइटेड फ्यूडल इंडिया, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ कल भी हम लोग पढ़े, जैसे कैपिटलिस्ट ब्रिटेन कैपिटलिस्ट है और फ्यूडल इंडिया को उसने खत्म किया। तो भारत का जो फ्यूडल एलिमेंट है, तो आधुनिक काल का या मार्क्स के अनुसार जो इतिहास का विभाजन है उसमें फ्यूडलिज्म इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म इज रिप्लेस्ड बाय कम्युनिज्म, है ना। तो जो हिस्टोरिकल परिवर्तन की बात मार्क्स करता है, तो वैसे इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटेन कैपिटलिज्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था, भारत अभी पिछड़ा था, फ्यूडल था। स्वाभाविक है कि नई प्रक्रिया एंटीथेसिस को थेसिस पर विजय मिलती ही है, और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिससे जीत गए लोग। और एक इतिहासकार ने कहा कि इंडिया वॉज कंकर्ड बाय ए वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनाइटेड इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली मोर एडवांस्ड फॉरेन पावर। भारत पर जो विजय है वह एक संगठित, एकीकृत, यूनाइटेड
और जो मिलिटरली भी आर्थिक रूप सैन्य रूप से आर्थिक रूप से मजबूत ताकत। तो जो पहला नंबर यूनाइटेड है, आप यूनाइटेड है कि नहीं देखिए। दूसरा नंबर इकोनॉमिकली पावरफुल है और मिलिटरली भी आपसे सुपीरियर है ना। तो एक एंगल है आर्थिक यहाँ, दूसरा एंगल है यहाँ पॉलिटिकल, कि ब्रिटेन जो है ऑर्गेनाइज था, यूनाइटेड था, इकोनॉमिकली और मिलिटरली हम लोगों से बहुत आगे था। वैसी शक्ति ने भारत को हरा दिया। एक इतिहासकार ने लिखा है कि इट वॉज इन द वे दैट द ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी रेजिड्यूरी लीगेट्स ऑफ द अनक्लेम्ड स्टेट ऑफ इंडिया। यानी इस प्रकार अंग्रेज हिंदुस्तान की इस लावारिस जागीर के शेष रिक्तगामी साबित हुए। यानी भारत एक लावारिस की तरह से था, कोई माई बाप नहीं था, कहीं बंगाल, कहीं अवध, कहीं कोई। तो भारत एक देश के रूप में एक्सप्रेस्ड नहीं था इस पीरियड में, और इस लावारिस देश को अंग्रेजों ने ले लिया, है ना। लेकिन एक और जो पर्सिवल स्पेयर ने एक बड़ा कमेंट लिखा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ए विक्ट्री ऑफ एन इंडियन लीडर वाज ए विक्ट्री फॉर हिमसेल्फ। एक भारतीय नेता के लिए उसके मतलब जो सेनापति उस संदर्भ में होगा, राजा होगा, कि विजय उसकी विजय हुआ करती थी व्यक्तिगत। ए विक्ट्री फॉर एन इंग्लिश जनरल वाज ए विक्ट्री फॉर इंग्लैंड। तो जो एक अंग्रेज जनरल है उसकी विजय उसकी नहीं होकर उसके देश की होती है। ये बहुत बड़ा भारत के उस समय के लीडर्स पर रिमार्क है, सरकास्टिक रिमार्क है। और शेखर बंदोपाध्याय ने भी अपने उस किताब में इसी बात को हाईलाइट करने का प्रयास किया है कि जैसे अंग्रेज कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन लोगों ने भारत को जीत लिया और भारत के पास उस तरह के लीडर्स नहीं थे। लेकिन उस किताब में यह कहा गया कि ऐसी बात नहीं है, भारत के पास लीडर्स की कमी नहीं थी। लेकिन ये जो पर्सिवल स्पेयर का जो स्टेटमेंट है उसी के इर्द गिर्द भारत के नेता लोग थे। यानी कोई भी युद्ध लड़ा या कोई भी अपना योगदान दे रहा है तो कहा कि हमने अपना 100% दिया, अब तुम देखो तुमने क्या किया। यानी उनके इफोर्ट इंडिविजुअल इफोर्ट्स होते थे। तो अगर इंडिविजुअली आप बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं, लेकिन अगर आपका फोर्स यूनाइटेड नहीं है और आप किसी ऑर्गेनाइज्ड, यूनाइटेड, इकोनॉमिकली सुपीरियर, मिलिटरली सुपीरियर से लड़ते हैं तो आपका व्यक्तिगत योग्यता नाम करेगा, लेकिन वहीं पर सामूहिक उपलब्धि नहीं होगी, है ना। तो ये भारत की चीज़ें आज से नहीं, प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी लगभग यही रहा है जब लोगों ने इस तरह की बात की है, जब कॉमन इंटरेस्ट के लिए सभी मिलकर नहीं लड़े। तो वो गजनी के खिलाफ हार हो, गोरी के खिलाफ हार हो या अन्य आक्रमणकारियों के खिलाफ हार हो, सभी ने अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं का ज़्यादा प्रदर्शन किया सामूहिक योग्यता का नहीं, है ना। तो भारत के ऑल टाइम पराजय होने में भारत के जनरल्स का, राजाओं का, सेनापतियों का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है। और दैट ड्रॉबैक कंटिन्यूड इवन इन द मॉडर्न पीरियड अगेंस्ट द ब्रिटिश और एनी अदर फॉरेन पावर्स इन दिस पीरियड, है ना। तो यहाँ से जो निकल कर आया यही बहुत बड़ा कारण है। और शेखर बंदोपाध्याय वाले किताब में भी पर्सिवल स्पेयर के इस स्टेटमेंट को सही माना जाता है, क्योंकि वो हैदर अली हो, टीपू सुल्तान हो, मराठा लोग हो या इस तरह के और भी जो, या आगे चलकर रणजीत सिंह हो, ये किसी से कम योग्यता वाले लोग नहीं थे, क्षमता वाले लोग नहीं थे। लेकिन सभी के सभी एक एक करके हार गए। जब टीपू सुल्तान ने भी मराठों से सहायता मांगी अंग्रेजों के खिलाफ, तो मराठों ने सालवाई की संधि का हवाला देकर
टीपू का सहायता नहीं किया। एक बार वे टीपू गया, अगली बार वे मराठा चले गए। तो अंग्रेज बहुत ही प्लान वे में काम करते थे और उसी तरह से उन लोगों ने भारत के लोगों को हराया। देखिए 18वीं शताब्दी का जो समय है उसका मूल्यांकन अलग अलग तरीके से करते हैं लोग। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं 18वीं शताब्दी यानी कि जिस समय या जो 1757 है, तो 1757 जो पलासी का युद्ध है, इस चीज़ को बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से भारत का इतिहास बदलता है ना। लेकिन आजकल के ज़माने में इसको भी उस तरह से नहीं माना जाता है कि हाँ यही इतिहास का बदलाव है या आधुनिक काल में हमारा एंट्री है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इस समय फिर कई प्रक्रियाएं भारत के इतिहास में आएंगी। पहला नंबर है कि इस समय मुगल साम्राज्य का पतन होगा। यूरोपीय शक्तियां इसी पीरियड में भारत में आएगी। और कई स्वायत्त राज्यों का और अन्य कई रिबेल स्टेट्स भी हैं, और स्वायत्त राज्य जिनको सक्सेशन स्टेट्स कहा गया है। तो 3 प्रक्रियाएं इस समय चलेंगी। मुगल साम्राज्य का विघटन होगा। तो मुगल साम्राज्य का विघटन जो है बेसिकली जब 1712 में बहादुर शाह प्रथम मरा, उसके बाद दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बना। 1719 में जब क्या नाम इसका 1719 से 1748 का जो शासन काल है, ये एक अयोग्य बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह रंगीला जो कहलाया, इसका पीरियड बहुत बड़ा है। 1712 से 19 के बीच में लगभग 5 शासक हुए और मर गए, और मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसका एक लंबा रिजीम रहा। लेकिन इसकी भारी अयोग्यता ने मुगल साम्राज्य के बिखराव को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। इस पीरियड में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इस पीरियड में भारत पर अहमद शाह का आक्रमण जारी रहा, है ना। और इसके आगे भी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जारी रहेगा। तो कोई भी डिसइंटीग्रेटिंग प्रोसेस को मोहम्मद शाह रोक नहीं पाया। उसकी जो अयोग्यता थी उस स्लाइड को बढ़ाती चली गई, क्योंकि अगर मोहम्मद शाह योग्य होता तो उसको जितना दिन का रिजीम मिला वह भारत को फिर से रीऑर्गेनाइज कर सकता था। लेकिन हो सकता है कि इतिहास का वह दौर है जहां अब सब कुछ डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। तो जब डिक्लाइन होने लगता है तो आज के इतिहास के व्याख्या के अनुसार उसको रोकना मुश्किल होता है, और मोहम्मद शाह संभवतः इतिहास के उसी प्रोसेस का हिस्सा बन गए। निश्चित रूप से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से मुगल साम्राज्य के विघटन का मूल्यांकन किया है, लेकिन इस विघटन के मूल्यांकन से सबसे पहले कुछ लोगों का कहना है कि 18वीं 18th सेंचुरी भारत के लिए एक अंधकारमय युग था। और बहुत बड़े इतिहासकार हैं जदुनाथ जैन सरकार, उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बंगाल भाग 2 में लिखा 23 जून 1757, यानी पलासी का युद्ध इसी दिन हुआ। 23 जून 1757 को भारत के मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। पलासी से वारेन हेस्टिंग तक के 20 वर्षों में पश्चिम की नई गतिशीलता के संपर्क में आने से सभी पुनर्जीवित हो गए। 23 जून 1757 को भारत के मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ। पलासी से वारेन हेस्टिंग 1757 से लेकर, हालांकि वारेन हेस्टिंग 72 में भारत आ गया था, 20 वर्षों में पश्चिम की नई गतिशीलता के संपर्क में आने से सभी पुनर्जीवित हो गए।
यह विचार जो है आज के ज़माने में स्वीकार करने में बहुत समस्या है, क्योंकि जदुनाथ सरकार ने उस समय काफ़ी लिखा था और भारत को मुगल साम्राज्य के विघटन या अंग्रेज़ों की विजय के साथ पूरे भारत का आकलन करना आज की तारीख में सही नहीं है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के प्रभाव न तो इतना व्यापक था, न ही इतना गहरा था, है ना। और भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग है वह मुगलों के प्रभाव से काफ़ी बाहर था, है ना। इसलिए पूरे भारत के लिए मूल्यांकन के आधार में मुगल साम्राज्य के विघटन को मध्य बिंदु बनाना उचित नहीं है। पुराने इतिहासकार हैं जिन लोगों ने उस जमाने के हिसाब से अपना मूल्यांकन किया, तो भारत पर अंग्रेज़ों का जो या विदेशी कंपनियों का जो बढ़ता प्रभाव है वो प्रभाव बेसिकली माना जाए तो 1719 से आगे बढ़ेगा। 1742 तक भी जब पहला एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होता है या कर्नाटिक युद्ध होता है, 1742 तक कोई भी विदेशी कंपनी भारत के किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हस्तक्षेप करती हुई नज़र नहीं आती है ना। इस समय तक ये लोग अपने व्यापारिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं और 1742 से 1760 तक अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी भारत में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। 1760 का जो वांडियावास का युद्ध है वह लगभग तय कर देता है कि अब भारत में अंग्रेज रहेंगे, फ्रांसीसी नहीं। हालांकि फिर उसी से सवाल आता है कि 1760 तो बाद में हुआ, लेकिन 1757 ने ही भारत में अंग्रेजों को एडेड एडवांटेज दे दिया, है ना। क्योंकि 1757 के पूर्व अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनी को अपनी सहायता के लिए अपने अपने मूल देश से सहायता मांगनी पड़ती। 1757 जब अंग्रेजों ने जीता तो इनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा स्वतः मिल गया और आज का झारखंड भी, आज का बांग्लादेश भी। और फ्रांसीसियों को यह एडवांटेज नहीं था, तो फ्रांसीसियों को उस समय भी अगर कोई सहायता की ज़रूरत होती थी तो अपने देश की तरफ देखना होता था। तो रिसोर्स भी मिला, पैर जमाने के लिए भी जगह मिला, व्यापार का भी इतना बड़ा एरिया मिला, क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे बंगाल में अंग्रेज, है ना। तो 1757 ने ही बेसिकली फैसला कर दिया था कि, और 1760 का जो रिजल्ट है केवल इसी के रिजल्ट को वह और कंप्लीट कर रहा था, उसको रेटिफाई कर रहा था। इसलिए भारत में अंग्रेज़ों का पैर तो 1757 के बाद ही जम गया और आगे के इतिहास का पहला हस्ताक्षर 1757 निश्चित रूप से हो गया। लेकिन भारत की कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेज़ों के इस बढ़ते प्रभाव को समझ सके और रोक सके। पहला नंबर होता है किसी चीज़ को समझना और तब न उसको रोकिएगा। इसलिए पहले क्या कहा जाता है कि पहले सिलेबस को समझिए। दूसरा स्टेप होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझिए। सिलेबस पहले पढ़िए। दूसरा स्टेप होता है जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पढ़िए, और तीसरा स्टेज होता है कि तब अपना आकलन कर लीजिए। सिलेबस क्या है, क्वेश्चन क्या है, इस दोनों में हम कहाँ हैं। और जिस आदमी को इस दोनों का आकलन हो गया उसकी तैयारी सुनिश्चित होती है। और तैयारी करने वालों में 90% को यही नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसा आता है और हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, है ना। इस तरह की जब आप बात कर लेते हैं तो आप किताब का आकलन कर सकते हैं, आप टीचर का आकलन कर सकते हैं, सब का आकलन कर लीजिएगा अगर आप सिलेबस और क्वेश्चन का आकलन कर लीजिए, है ना। तो सबसे ज़रूरी यही होता है। इसीलिए स्टूडेंट भी फेल इसीलिए करता है कि ना क्वेश्चन का आकलन होता है ना सिलेबस का। भारत के लोग भी इसीलिए फेल कर गए कि वो अंग्रेज को ही नहीं समझ पाए कि अंग्रेज व्यापारी है, कि अंग्रेज हमारे यहाँ राज्य कब्जा करके व्यापार करेगा। इसलिए भारत का जो जनरल परसेप्शन हुआ
जैसे हम लोग गांव में कहते बनिया बकाल है, आदमी को कहने को कह देता है, आर्थिक रूप से मजबूत है लेकिन वो व्यापार करता है दो बात सुनकर, है ना, उसको व्यापारिक इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जब आपको पैसा घटता है तो उसकी जगह हाथ पसारते हैं, तब वो ब्याज लेता है आपसे बढ़िया से, जो बोले होते उसका बदला ले लेता है। इसी तरह से भारत का कोई भी राज्य अंग्रेजों की सही प्रकृति को नहीं समझ पाया, और अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ते चले गए, उंगली पकड़े, हाथ पकड़े, उसके बाद गर्दन दबा दिए, है ना। और उस समय तक भी लोगों को यह अंदाजा नहीं हुआ कि अंग्रेज एज ए पॉलिटिकल पावर भारत में इस तरह से स्थापित हो जाएंगे। सभी लोग समझते रहे कि यह तो व्यापारी है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसका वैसा है नहीं, और एक एक करके सब जाते रहे। इसीलिए कहा जाता है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान प्रोबेबली भारत के एकमात्र ऐसे राज्य के राजा थे जो अंग्रेज़ों से लगातार लड़े, और अंग्रेज़ों को प्रोबेबली अन्य भारतीय राजाओं के मुकाबले ज़्यादा समझ रहे थे, है ना। हालांकि उनको भी आज गाली ही दिया जाता है। तो हमारे यहाँ किसी भी राज्य ने अंग्रेज़ों की सही प्रकृति को नहीं समझा, जिसके कारण भारत देश गुलाम और गुलाम होता चला गया। देखिए, पहले हम लोग इस पीरियड में पॉलिटिकल प्रोसेस को समझते हैं। 1757 का युद्ध है, 1760 वांडियावास का युद्ध है, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध है, 1764 बक्सर का युद्ध है ना। ये जो चार युद्ध हैं, इन चार युद्धों ने भारत की तस्वीर बदल दी। इन चार युद्धों में 1757 में अंग्रेज है, 1764 में अंग्रेज है, 1760 में भी अंग्रेज है, 1761 में अंग्रेज नहीं है ना। लेकिन इन सभी युद्धों का जो फायदा है वह केवल अंग्रेजों को मिला, है ना। पानीपत के तीसरे युद्ध में वह प्रत्यक्ष शामिल नहीं है, लेकिन पानीपत के युद्ध में बाहरी शक्ति अफगानों ने भारत की सबसे मजबूत शक्ति मराठों को हरा दिया। न केवल हरा दिया बल्कि पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस युद्ध है, जिसमें मैनुअल हानि जो है सबसे अधिक हुई है। कहा जाता है कि मराठवाड़ा का एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसमें से कोई आदमी इस युद्ध में न मरा हो। कितना ऐसा परिवार था कि पूरा परिवार इसमें मारा गया। तो 1719-20 के बाद मराठों ने मुगलों के पतन हो जाने के बाद, यानी सेंट्रल अथॉरिटी की कमज़ोर हो जाने के बाद, भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का एक फेक प्रयास किया। हालांकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुए, चौथ लुटेरे के रूप में ही वो रह गए, और लेकिन फिर भी उनका प्रभाव लगभग अखिल भारतीय था। वह बंगाल का शासक हो, वह अवध का शासक हो, वह यूपी पंजाब कहीं का भी शासक हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, कर्नाटका का हो, सभी उसके डर से कांपते थे। सभी को उन लोगों ने हराया था, हैदराबाद के निज़ाम तक को हराया था। इसलिए जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का पैर जम रहा था, उस समय भारत की सबसे मजबूत शक्ति मराठे थे। हैदराबाद 1748 में निज़ामुल मुल्क के बाद कोलैप्स कर जाता है, और अवध तो मान लीजिए कि जो चला बुरा 1764 में ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका जो प्रभाव का पीरियड है ख़त्म हो जाता है। तो
नॉर्थ इंडिया और इधर के क्षेत्रों में जो भी अंग्रेज़ों का प्रतिरोध कर सकते थे ये लगभग फिनिश रहते हैं और ये ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझ नहीं पाते, है ना। तो भारत का जो इंटरनल सिचुएशन है वो उसी तरह से चला जाता है। तो ये है। फिर जो मराठे हैं, मराठों का जो सिस्टम है बेसिकली 1713 से बालाजी विश्वनाथ है, 1720 से 40 बाजीराव प्रथम है, 1740 से 1761 बालाजी बाजीराव हैं। तो ये पीरियड भी जो अब देखिए जिस समय अंग्रेज भारत में मजबूत हो रहे हैं, एक एक करके भारत की सभी शक्तियां कमजोर हो, है ना। पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों के पावर को खत्म कर दिया। माधवराव शॉर्ट स्टेंट के लिए लगभग 10 साल के लिए होता है, मराठों को रिवाइव करता है, लेकिन माधवराव की जब मृत्यु होती है तो मराठा फिर उठ खड़े नहीं होते और टुकड़ों में बटे हुए, वो गायकवाड़ हो, होलकर हो, सिंधिया हो, भोसले हो और पेशवा हो, इन टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग भारत के स्लाइडिंग पॉलिटिकल फेट को रोक नहीं पाते, है ना। और धीरे धीरे सभी, हालांकि सभी, महाजीत सिंधिया एक बहुत ही योग्य आदमी थे, नाना फडणवीस पॉलिटिशियन आदमी था, इस समय हैदर अली एक साहसी और योग्य आदमी है ना। तो लोग बहुत सारे इलाकों में हैं लेकिन उनके संयुक्त प्रयास नहीं है। हालांकि फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में महाजी सिंधिया ने हैदर अली से मिलकर एक त्रिगुट बनाने का, हैदर अली, पेशवा और सिंधिया मिलकर अंग्रेजों से लड़े लेकिन हार गए लोग, है ना। तो भारत का फेट लगातार नीचे जाता रहा और भारत एक देश के रूप में नहीं था, एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और उस तरह का कोई व्यक्ति नहीं था कि जो भारत के राजाओं को एक करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े या अंग्रेजों की सही प्रकृति को कोई समझ पाए, है ना। तो भारत का पॉलिटिकल सोच भी इसी तरह से डिक्लाइनिंग फेज में था। आधुनिक सोच वाला कोई भी इस पीरियड में नहीं था। इसीलिए भारत में इन लोगों का जो आगमन हुआ वह उस तरह से हुआ कि ये एक नई सोच, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पोर्तुगीज कंपनी हो, डच कंपनी हो, ये सारी कंपनियां यूरोप में बनी थी व्यापार के लिए। और हम लोग 1857 तो छोड़ दीजिए, जिस समय गांधी जी पढ़ने जा रहे थे इंग्लैंड उस समय भी, और उनके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जब जा रहे थे इंग्लैंड पढ़ने उस समय भी हमारे यहाँ प्रचलन था कि समुद्र का पानी छुओगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा भी जब बिहार के इंग्लैंड से पढ़कर आए तो उनके गांव में उनको शुद्धिकरण भोज करवाना पड़ा, है ना। तो जिस समय हम लोग शुद्धिकरण भोज करवा रहे थे उस समय यूरोप की सारी शक्तियाँ अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को कब्जा कर चुकी थी, है ना। सारे समुद्र पर कब्जा कर लिया था। तो हम लोग समुद्र के पानी से अछूत हो रहे थे और वो लोग समुद्र के पानी से बादशाह बन रहे थे, है ना। और उसी ने उनको बादशाह बनाया भी। तो इसीलिए वो एक बैकग्राउंड है। तो भारत की जो राजनीतिक अराजकता है ये सब उसी पीरियड की देन है। और हम कहते हैं कि जैसे राजपूत हैं, रोहिला हैं और निजाम, मैसूर, मराठा, ये सब तो हैं ही, ये सभी आपस में लड़ने में ही व्यस्त थे। आज हवा में सभी तलवार भाजते हैं, लेकिन इस पीरियड में राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ का भी जो पॉलिटिकल क्लास था वह अकेले अकेले तलवार भांज रहा था। वह किसी से एक होकर लड़ने की स्थिति में नहीं था और अंग्रेजों को रोकने की स्थिति में तो एकदम ही नहीं था, है ना। तो इसको देखना है। और उसके अलावा अभी हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के जो कारण है उसको हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ क्यों जीते और भारत क्यों हारा। तो ट्रेडिशनल जो रीजन्स हैं
उसको देख के फिर हम लोग उसको इवेलुएट करें। है ना। अंग्रेजों की सफलताओं के कारण इसको हम लोग पहले देखते हैं। पहला नंबर है आंतरिक कारण, इंटरनल रीजन्स। पहला हेड में राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन्स, है ना। तो भारत में आंतरिक कारण में, तो राजनीतिक कारण क्या है? वो है भारत में राजनीतिक अराजकता था। देयर वाज अ पॉलिटिकल कियोस एंड प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और भारत के अभी जो हम बताए वही जो है कि भारत के लोगों में देयर वाज नो यूनिटी, एकता का अभाव था, जो भी आपको हम बता दें। दूसरा जो लोग कहते हैं कि सामाजिक गतिहीनता, लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी। हालांकि इस पर सवाल उठाया जाता है कि भारत में जो सामाजिक गतिहीनता का सिद्धांत है वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट, लेकिन अंग्रेजों ने ये बात कहा है कि इंडिया वाज अ स्टैटिक सोसाइटी राइट फ्रॉम द एंशिएंट मेडिवल टिल देन। तो ये अंग्रेजों के एक्सप्लेनेशन को सूट करता था कि एक तरह से ठहरा हुआ पानी था, सर गया था। और इसको हम लोगों ने अभी जैसे जदुनाथ सरकार के स्टेटमेंट का मतलब भी एक तरह से यही था कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत के समाज को एक नई हवा मिली, नई रोशनी मिली। लेकिन इस सवाल पर लोगों का सवाल होता है कि भारत के समाज को गतिहीन समाज, स्टैटिक सोसाइटी, ये अंग्रेजों के किताबों में लिखे गए आरोप है, जो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लिखा कि हाँ भारत जो एकदम सोया हुआ था, अधमरा था, नींद में था, समाज एकदम क्लोज था, बंद था, लोग बर्बर थे, लोग असभ्य थे, मूर्ख थे, नालायक थे, जो भी गाली देना है अंग्रेजों ने अपने लिटरेरी भाषा में भारत के लोगों को कहा है। और उनका कहना था कि ऐसे लोगों को जगाने हम आए। और अंग्रेज कहते थे वी आर ऑन ए ग्रेट मिशन टू सिविलाइज द अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड, है ना। इसीलिए भारत के लोगों को कहते थे कि आप लोग तो पृथ्वी पर भार है ना। व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी अंग्रेजों ने दिया कि कलर्ड पीपुल आर व्हाइट मैन बर्डन, गोरे लोगों पर ये लोग भार हैं और हम लोग इनको सभ्य बनाने आए हैं। तो गॉड हैज ऑर्डेन्ड अस टू गो ऑन ए ग्रेट मिशन। और वो लोग कहते थे कि अंग्रेज पैदा होना ही एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और अंग्रेज होने का मतलब ये है कि युद्ध लड़ो और जीत जाओ। यहाँ कोई इफ बट नहीं होता है। अंग्रेज युद्ध लड़ेंगे इसका मतलब है कि उनको जीतना है, विक्ट्री का रिजल्ट पहले ही इनको मिला हुआ है ना। इस तरह के रेशियल सुपरियरिटी के सिद्धांत से ग्रसित लोग थे। तो इसीलिए अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय समाज को स्टैटिक सोसाइटी कहा है। अर्थव्यवस्था का सामंती स्वरूप, है ना। तो जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो सामंती था। तो जो अभी आपने पहले देखा कि कैपिटलिस्ट ब्रिटेन वैंक्विस्ड फ्यूडल इंडिया, तो ये तो स्वाभाविक होता है कि जब कोई आदमी किसी भी तरह से सुपीरियर होता है, एक नई व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा समूह और समाज ही हमेशा विजयी होता है।
यह मार्क्सवादी सिद्धांत भी है कि जो थेसिस होता है उसके खिलाफ एंटी थेसिस आता है, और मार्क्स चाहता है कि हमेशा एंटी थेसिस ही जीतेगा। तो फ्यूडल समाज के सामने कैपिटलिस्ट समाज ही जीतेगा। तो कैपिटलिस्ट ब्रिटेन ने फ्यूडल इंडिया को वैंक्विस्ट किया, पराजित किया, समाप्त किया और विजय हासिल किया। और चौथा कि अभी जो हमने इसको बता दिया कि अंग्रेजों के निहितार्थ को नहीं समझा, भारत के लोग समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेज मतलब क्या चीज़ है। तो जब तक समझते समझते तब तक हाथ से सब कुछ निकल गया, है ना। समझे समझे तब तक एज बीत गई, है ना। एज क्रॉस कर गए तो समझिए कि क्या कीजिएगा, है ना। तो समय से समझे तभी तो समझे। तो इस तरह से भारत के लोग नहीं समझ पाए कि अंग्रेज चीज क्या। और पांचवा कारण है सैन्य दुर्बलताएं, है ना। जहां अंग्रेज तोप से लड़ाई लड़ रहे थे, बंदूक से लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। हम लोग घोड़े पर सवार होकर तीर से लड़ाई लड़ रहे थे, भाला से लड़ाई लड़ रहे थे, तलवार से लड़ाई लड़ रहे थे। डुप्ले की 300 की सेना ने कर्नाटक के नवाब के 45,000 की सेना को हरा दिया। यहीं पर बंगाल के पलासी के युद्ध में 1300 सैनिकों ने सिराजुद्दौला के 45,000 सैनिकों को हरा दिया। खैर इस षड्यंत्र था, लेकिन लगभग यही रहा था। जहां अंग्रेजों की सेना में हर तरह की चीज़ होती थी, हमारी सेना अभी भी मर्सेनरी इन नेचर थी, आर्म्स और इक्विपमेंट में पिछड़ी हुई थी, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ नहीं था। लोग घर से उठे और खेती करने, धान काटने गए हुए और कहा कि चलो चलो युद्ध लड़ने चलना, हाथ गोड़ झाड़ा, कपड़ा पहना, तलवार बंदूक लिया, तलवार और भाला लिया, चल दिया लड़, है ना। तो हमारे सेना लड़ने में क्वालिटी में कोई ऐसा नहीं था, लेकिन आपकी जो योग्यता है, कैसे अच्छे से अच्छे प्लेयर ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं, उनका टेस्ट होता है ना, फिटनेस का होता है। कैसे आज बहुत अच्छा प्लेयर होने के बाद भी शुभम गिल का उस दिन भी नहीं खेला, आज वो नहीं खेलेगा, है ना। तो इतना सारा चीज़ का ध्यान दिया जाता है, लेकिन हम लोगों की सेना में इस तरह की बात नहीं होती, है ना। तो ये आंतरिक कारण थे जिसने अंग्रेजों के सफलता में योगदान दिया। अब अंग्रेजों के सहायक कारण, है ना, द फैक्टर्स विच हेल्प्ड द ब्रिटिश टू डिफीट इंडियंस। पहला नंबर तकनीकी श्रेष्ठता, टेक्निकल सुपीरियरिटी, तकनीकी श्रेष्ठता। अंग्रेजों की सेना में और हमारी सेना में जमीन आसमान का अंतर था। अंग्रेजों की सेना अस्त्र शस्त्र के मामले में भारतीय सेना के मुकाबले फार सुपीरियर थी। उनकी सेना बंदूक चलाती थी और उनकी सेना में तोप इंटीग्रल पार्ट था, है ना। भारत में टीपू सुल्तान ने जरूर तोप, कैवेलरी, पिता के सैन्य तरीकों में परिवर्तन करते हुए कैवेलरी के बदले तोपों का इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पर तोप को रिक्रूट भी किया। लेकिन उस जमाने के तोप आज की तरह नहीं होते थे। तो तोप अगर आप जीत रहे तो ठीक है, लेकिन अगर हार गए तो वही तोप लेके आप भाग नहीं सकते थे उस जमाने में। इसके अलावा जब मराठे और
अहमद शाह अब्दाली भी पानीपत का तीसरा युद्ध लड़े तो मराठों के तोप और अब्दाली के तोप में काफ़ी फर्क था। अब्दाली का तोप लाइट वेट तोप था और उसका निशाना चेंज करके शॉर्ट डिस्टेंस पर गोला गिरा सकता था, और मराठों के जो तोप थे वो तोप यहाँ है, सैनिक यहाँ है, तो मराठों का गोला वहाँ गिर रहा है और अब्दाली का गोला सीधे इनके यहाँ गिर रहा है। तो हम तोप हमारा था, जो बड़े बड़े सैनिक थे सब जगह तोप नहीं था, लेकिन उसकी तकनीक उन लोगों से फार इन्फीरियर थी, और अंग्रेज तो इस कला में माहिर थे। उनके पास बंदूक और तोप बेहतर निशाने वाले, बेहतर तकनीक वाले, या उस ज़माने के सबसे अच्छे तकनीक वाले अस्त्र शस्त्र थे। इसके अलावा उनकी युद्ध नीति प्लान होती थी, और आज के ज़माने में जो स्ट्रैटेजी भी होती थी, समर तंत्र भी बहुत प्लान होती थी। वो इवन पलासी के युद्ध में हो, बक्सर का युद्ध में हो, या कहीं भी युद्ध लड़ा हो, तो वो हर कला का इस्तेमाल करते थे। ताकत का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, छल करेंगे, आपसे लोगों को मिलाएंगे आपको। किसी तरह उनके लिए विक्ट्री इम्पोर्टेंट था, नैतिकता, मोरालिटी सबका कोई मतलब उनके लिए नहीं था, और वेल प्लान्ड वो आक्रमण करते थे। वो आपके बारे में जान लेंगे कि आपकी अच्छाई क्या है, आपकी कमी क्या है। कैसे जब टीपू सुल्तान को भी हराना था तो टीपू सुल्तान के लोगों में से अपना आदमी खोज लिया उन्होंने, और उससे किला में होल करवा दिया और अंग्रेज को घुसवा लिया, और इनको कुछ पता ही नहीं चला। अपने लोग भी आपके बेगाने हो रहे, लेकिन आपको नहीं पता चला। तो अंग्रेज हर आर्ट के मास्टर थे। वो चूँकि उस ज़माने में नए बढ़ते हुए लोग थे, तो उनको पता था कि हमको जीतना है तो हमको हर आर्ट का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद उनकी जो सैन्य श्रेष्ठता थी वो भी बहुत ऊंची थी। उनके सैनिक ट्रेंड होते थे, प्रशिक्षित होते थे, है ना। और अनुशासन उनका, आज का सेना का देख रहे हैं अनुशासन, ये सब अंग्रेजों का दिया हुआ है ना। तो हर गोली चलाने का ट्रेनिंग, युद्ध लड़ने का ट्रेनिंग, युद्धाभ्यास क्यों होता है? अभी भी जैसे IR में आप पढ़ते हैं कि भारत अमेरिका, भारत रूस, ये सब युद्धाभ्यास समय समय पर करते रहते हैं। तो अपने सैनिक को वो पूरी तरह से अप टू डेट रखते हैं। युद्ध नहीं भी होता है तो हर साल तोप खरीदाता है, बंदूक खरीदाता है, विमान खरीदाता है। विमान रखे रखे आउटडेटेड हो जाता है, फिर नया श्रेणी का विमान आता है, क्योंकि आपको हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो आज का समय वही है, हमारे यहाँ इस तरह की नहीं बात थी। प्लस तीसरा नंबर कि अंग्रेजों में योग्यता को वैल्यू था, हम लोगों में जाति को वैल्यू था, है ना। हमारे यहाँ जाति के अनुसार सेना रिक्रूट होती थी, है ना। तो अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया। हमारे यहाँ मराठा है तो मराठा लड़ेंगे, और मराठों की सेना में ब्राह्मणिकल नेतृत्व और ब्राह्मण सैनिक ज़्यादा होते थे। राजपूत लड़ेंगे, ब्राह्मण लड़ेंगे। इसीलिए जब अंग्रेजों ने 1857 के बाद अपने सैनिकों का भी सब कुछ बदल दिया, भारतीय सैनिकों का, है ना। लेकिन अंग्रेजों की सेना में योग्यता को मेन मापदंड बनाया जाता था, चाहे आपकी जाति चाहे कुछ भी हो, है ना। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत की इन्हीं प्रवृत्तियों का लाभ उठाते हुए भारत के सेना में भी डिवाइड एंड रूल का सिस्टम लागू किया, और महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी महार रेजिमेंट्स बनाया, है ना, और उन लोगों से मराठों को हरवाया। आज भी वो लोग इसका सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सारे चीज़ साइकोलॉजी का उन लोगों ने फायदा उठाया। इसके अलावा इनके जो कमांडर्स भी थे, है ना, तो जो नेतृत्व भी था
वह योग्य था। हम कह रहे हैं कि हमारा भी नेतृत्व योग्य था, लेकिन व्यक्तिगत था। क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग था, एल्फिंस्टन था, मुनरो है, डलहौजी है, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, एल्फिंस्टन, मुनरो, डलहौजी, ये सभी योग्य सेना नायकों में थे। और हमने जैसे कहा कि शुरू में हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत उपलब्धि बनाम देश की उपलब्धि, ये भारत के कमांडर और अंग्रेज कमांडरों में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क था। भारत के कमांडर्स के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अंग्रेज कमांडरों के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से ज़्यादा देश की उपलब्धि ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उनको था कि हमारा देश का कब्जा होगा तभी व्यक्तिगत फायदा होगा। हमारे यहाँ होता था कि व्यक्तिगत फायदा कर लो और का हो ना हो कोई बात नहीं, है ना। ये फंडामेंटल डिफरेंस था। इसके अलावा आर्थिक संसाधन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अंग्रेज जो भी युद्ध लड़ रहे थे वो आर्थिक फायदों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए निवेश करने में भी उनको दिक्कत नहीं था। और जो कंपनी अंग्रेजों की कंपनी बनी थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में, तो वो लोग पैसा निवेश भी करते थे इस उम्मीद में कि हमको इसका रिटर्न मिलेगा, और कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया करती थी। इसलिए जब बक्सर का युद्ध जीता गया था तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही डिविडेंड घोषित कर दिया। हालांकि उस समय घाटा हुआ और विवाद हो गया, लेकिन निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप पैसा लगाइए और फायदा होना सुनिश्चित है ना। इसके अलावा जब भी अंग्रेजों कंपनी को जरूरत होती थी, इंग्लैंड की सरकार इनको सहायता कर दी थी, और उन सहायता से ये लोग, हालांकि सरकार को सैनिक सहायता के बदले कंपनी पैसा पे कर दी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड की सरकार और फ्रांसीसी कंपनी सब में अंतर यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की कंपनी थी और सरकार से सहायता लेती थी। ज़रूरत पड़ने पर सरकार को भी आर्थिक सहायता देती थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी। सरकार को बहुत सारे काम होते हैं, जब सरकार को फुर्सत होती थी तब कंपनी को हेल्प करती थी, क्योंकि कंपनी से उनको फिर उसका पेमेंट नहीं मिलता था, तो उन्हीं की कंपनी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जब अंग्रेज़ों की सरकार हेल्प करती थी तो जानती थी कि कंपनी इसका हमको पेमेंट करेगी, तो गिव एंड टेक फार्मूला था। तो जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत होती थी, इंग्लैंड से सीधे सैन्य सहायता इसको मिल जाती थी। और सही है कि अंग्रेज आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभर रहे थे, है ना, तो आधुनिक भी थे और गतिशील तो थे ही। आगे बढ़ने की बात थी तो समुद्र लांघ रहे थे और हम लोग पानी छू के अपवित्र हो रहे थे। और यही बात है कि जब आगे चलकर इंग्लैंड की नेवी को क्वीन ऑफ द सी कहा गया, समुद्र की रानी। और इस समुद्र की रानी के कारण ही नेपोलियन जैसा शक्तिशाली शासक भी डिक्लाइन का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों को समुद्र में हराने वाला उस समय कोई नहीं था। वह समाज राष्ट्रवाद की नई परिभाषाएं कर रहा था, अपने देश को, अपने संसाधनों को मजबूत करने की इबारत लिख रहा था। और इसी कारण आगे चलकर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहली बार हुआ, जब भारत के आर्थिक संसाधनों को शोषण करके उन लोगों ने इंग्लैंड में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन किया और इंग्लैंड के आर्थिक संसाधनों को समृद्ध किया। जो भारत के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, वही अंग्रेजों के लिए कलेक्शन ऑफ वेल्थ हुआ। तो भारत का धन ड्रेन हुआ और इंग्लैंड का खजाना बढ़ा। तो भले भारत का शोषण हुआ, लेकिन उन लोगों ने अपना काम तो किया, और हमारे देश के लोगों का शोषण रोकने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए इन सभी कारणों ने
भारत के राजनीतिक विघटन ने, भारत के लोगों के उस अनुकूल सोच के अभाव ने भारत की स्थिति दयनीय कर दी। भारत की इस बुरी स्थिति से रोकने के लिए भारत में कोई नहीं रहा और विश्व में इस नई उभरती हुई शक्ति जो नए ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस चीज़ को समझने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं था। हम लोग अभी मध्यकाल के ही निचले हिस्से में जा रहे थे। अंग्रेज भी कहते थे कि हम लोग अभी उनिंदे थे, अनकॉन्शियस थे, और उन लोगों ने आके भारत पर कब्जा कर लिया और उनका एफर्ट यूनाइटेड था। वो हर तरीके से मॉडर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और भारत में उस तरह की शक्तियाँ नहीं थी, इसलिए भारत पर अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे कब्जा किया।